बेटा जो 11th फाउंडेशन में टॉपिक चल रहा है कॉकरोच के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले कॉकरोच के 5 पार्ट आपको भेज दिए गए हैं अब वीडियो में। उसके बाद बेटा कॉकरोच के बारे में कल हम आपको बता रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सी बातें आपको बताई थी, कॉकरोच के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी आपको बता दिया था। आज हम कॉकरोच के रिमेनिंग पार्ट जो थोड़ा सा शेष रह गया है डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फूड के बारे में, कॉकरोच के फूड के बारे में। कॉकरोच कैसे होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं। कॉकरोच कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। क्या क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, और ब्रेड के अलावा बेटा अनाज खाते हैं। ब्रेड लेते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जियां लेते हैं, लकड़ी खाते हैं, निम्फ लेते हैं, और जो इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कायांतरित बाह्य कंकाल खाते हैं, कपड़े खाते हैं, कीट खाते हैं। इन सारी चीज़ों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं कॉकरोच। इसलिए कॉकरोच को कहा जाता है सर्वाहारी। इसलिए कॉकरोच सर्वाहारी होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। तो आप समझ रहे हो कॉकरोच ओमनीवोरस क्यों होते हैं? कॉकरोच ओमनीवोरस इसलिए होते हैं कि क्या करते हैं? ब्रेड खाते हैं और भुजे अनाज खाते हैं और कपड़े खाते हैं, कपड़े सब्जियां खाते हैं, और इसके अलावा निम्फ खाते हैं और कायांतरित बाह्य कंकाल खाते हैं। इसलिए कॉकरोच कैसे कहलाते हैं बेटा? ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस होते हैं कॉकरोच, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कॉकरोच क्या करते हैं? अपने भोजन की पहचान संगिकाओं की सतह से करते हैं। इंग्लिश में सुन लेंगे बेटा, ब्रेड, फूड, ग्रेन, वेजिटेबल्स, वुड, क्लॉथ्स और insects, dead, nymph, molted exoskeleton are the food of cockroach. So these are the omnivorous. They identified the food by the antennae. एंटीनेई की सतह से क्या करते हैं? अपना भोजन को पहचानते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया कॉकरोच ओमनिवोरस क्यों होते हैं। क्लियर हो गया होगा कॉकरोच ओमनिवोरस क्यों होते हैं। और बेटा कॉकरोच का डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है थोड़ी सी वो डिस्कस करेंगे हम। एनाटॉमी तो कल हमने बताई थी आपको कॉकरोच के डाइजेशन की, शारीरिक की तो आपको बताई गई थी, पाचन तंत्र की, लेकिन आज थोड़ा एनाटॉमी डिस्कस की जाएगी। सॉरी, एनाटॉमी डिस्कस कर दी गई। आज फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म उसकी डाइजेशन की आपको बताई जाएगी कॉकरोच में। सबसे पहले बेटा एनाटॉमी तो कल आपको बता दी गई, शारीरिक की कहते हैं जिसे। आज फिजियोलॉजी कार्य की या उसकी मैकेनिज्म डाइजेशन की कॉकरोच में कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले बेटा कॉकरोच में क्या होता है, डायग्राम तो हमने कल आपको बनाया था, बता के समझा दिया है। कॉकरोच में सबसे पहले जो फूड आता है स्टार्ट फ्रॉम प्री ओरल कैविटी। तो सबसे पहले कहाँ से फूड आता है? सबसे प्री ओरल कैविटी में आते हैं। माउथ पार्ट्स, माउथ फूड लेता है। माउथ से कहाँ आता है? प्री ओरल कैविटी में आता है। ये साइबेरियम कहते हैं जिसे, उसमें आता है। आपको बताया था पहले ही, सारे माउथ पार्ट्स ओपन होते हैं कैविटी में, जिसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं। उसमें फूड आता है बेटा। तो प्री ओरल कैविटी में जब फूड आता है तब सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं? वहाँ पे सलाइवा सेक्रेट करती हैं। जिस सलाइवा के अंदर क्या होता है, जिस सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। कल आपको नाम बताए थे, याद होंगे आपको। कल जाइमीज बताया था और काइटिनेज बताया था। जाइमीज, एमाइलेज और काइटिनेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं सलाइवा में। फूड को डाइजेस्ट करने वाले या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार के जो एंजाइम होते हैं वो भोजन पर काम करते हैं या कार्बोहाइड्रेट पर काम करते हैं। इसके अलावा बेटा जो क्रॉप में हेपेटिक सीका, क्रॉप में हेपेटिक सीका जो होते हैं वो क्या करते हैं? हेपेटिक सीका पाचक रस गिजार्ड के थ्रू क्रॉप में पहुंचाते हैं। कल आपको बताया था स्ट्रक्चर में हेपेटिक सीका कहाँ होते हैं बेटा? मीजेंट्रॉन में पाए जाते हैं वो हेपेटिक सीका। हेपेटिक सीका जो होते हैं बताया था लॉन्ग ब्लाइंड ट्यूबुल्स होती हैं, 8 होती हैं, सॉरी स्मॉल ब्लाइंड 8 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या कहलाती है? हेपेटिक सीका कहलाती है। वो हेपेटिक सीका क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस किसके द्वारा आता है? वो डाइजेस्टिव जूस आता है बेटा, जैसे हेपेटिक सीका के द्वारा डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, गिजार्ड के थ्रू क्रॉप में प्रवेश करता है। इस तरह से समझ में आया होगा आपको क्या बताया गया है। उसके बाद बेटा गिजार्ड क्या करती है? गिजार्ड में जो गिजार्ड होता है इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बता दिया आपको। माउथ कैविटी में, प्री ओरल कैविटी में फूड आता है माउथ पार्ट के थ्रू। उसके बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद फिर आता है आगे ट्रांसफ़र होता है इसोफेगस में, इसोफेगस से फिर आता है क्रॉप में, क्रॉप से फिर आता है गिजार्ड में। गिजार्ड क्या करती है बेटा? गिजार्ड में जब भोजन आता है तो भोजन क्या हो जाता है? एक पेस्ट में बदल जाता है, पिसा हुआ पेस्ट बन जाता है। और खांच और आंतरिक वलन की मोटी एक नुकीले किनारे वाली क्यूटिकल द्वारा, किसके द्वारा? क्योंकि जो गिजार्ड होती है उसमें खांच पाई जाती है और आंतरिक वलन की मोटी एक नुकीले किनारे वाली क्यूटिकल पाई जाती है। खांच और आंतरिक किनारे वाली मोटी क्यूटिकल के द्वारा भोजन को
पेस्ट के रूप में पीस दिया जाता है गिजार्ड में। कैसी? आंतरिक वलन की मोटी एवं नुकीले किनारे वाली क्यूटिकल के द्वारा, आंतरिक वलन की मोटी एवं नुकीले किनारे वाली क्यूटिकल के द्वारा गिजार्ड में भोजन को पेस्ट के रूप में पीस दिया जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। क्या आपको बताया गया? एक एक बात क्लियर हो गई होगी। जो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बातें इसके बारे में बता रहा हूँ, एक एक बात आपको समझ में आई होगी क्या आपको बताई गई है। उसके बाद बेटा पिसा हुआ भोजन कहाँ से? मध्य आहार नाल में। पिसा हुआ भोजन कहाँ से? मध्य आहार नाल में स्टोमोडियम वाल्व के थ्रू प्रवेश करता है। कहाँ से पिसा हुआ भोजन जो गिजार्ड से फोरगट से कहाँ पे आता है? मध्य आहार नाल में आता है, मीजेंट्रॉन में आता है। किसके द्वारा आएगा? स्टोमोडियल वाल्व के द्वारा। कल आपको बताया था कि गिजार्ड और जो मध्य आहार नाल होती है उनके बीच में क्या होते हैं? वाल्व पाए जाते हैं जो स्टोमोडियल वाल्व कहलाते हैं। उन स्टोमोडियल वाल्व के थ्रू कहाँ आता है? उन स्टोमोडियल वाल्व के थ्रू फूड आता है बेटा मध्य आहार नाल में। इसे मीजेंट्रॉन भी कहते हैं। और मीजेंट्रॉन की दीवार भोजन के चारों ओर क्या करती है? कला बना लेती है। कला स्रावित करती है, पेरिट्रोपिक कला कहलाती है। कौन सी कला कहलाती है बेटा? पेरिट्रोपिक कला कहलाती है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया जा रहा है। अब जो पेरिट्रोपिक कला होती है वो पेरिट्रोपिक कला जो बन जाती है मध्य आहार नाल की दीवार को सुरक्षा प्रदान करती है। किस किस से मध्य आहार नाल की दीवार को सुरक्षा प्रदान करती है? घर्षण से और कठोर भोजन कणों से। ये पॉइंट मैंने जो बताया आपको ध्यान से सुन लें। मीजेंट्रॉन की जो दीवार होती है वो भोजन के चारों ओर एक कला बना लेती है। इसे पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहते हैं या पेरिट्रोपिक कला कहते हैं। मीजेंट्रॉन की दीवार के द्वारा एक कला बना ली जाती है भोजन के चारों ओर, जो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन या पेरिट्रोपिक कला कहलाती है। अब क्या करती है मीजेंट्रॉन को पेरिट्रोपिक कला? कठोर भोजन कणों से और इसके अलावा घर्षण से सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके बाद बेटा यह कला पाचक एंजाइम्स एवं पाचक भोजन के लिए पारगम्य होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टेड फूड के लिए परमेबल होती है यह कला, जो पेरिट्रोपिक कला बन जाती है। उसके बाद जीवाणु जो मध्य आहार नाल में पाए जाते हैं वो सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। जीवाणु जो मध्य आहार नाल में मिलेंगे कॉकरोच में वो क्या करेंगे? पाचन में सहायता करेंगे। पाचन मध्य आहार नाल के आगे के भाग में पूर्ण होता है। पाचन कहाँ होता है? मध्य आहार नाल के आगे के भाग में पूर्ण होता है। लेकिन अवशोषण, पाचक भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मध्य आहार नाल के अंतिम भाग में पाचक भोजन का अवशोषण होता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया गया है। कह सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज अकर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द मीजेंट्रॉन या मध्य आहार नाल। डाइजेशन फूड इज कम्प्लीटली अकर इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन के आगे के भाग में पूरा होता है। ए मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द मीजेंट्रॉन around the food that is called peritropic membrane, which protects it from friction and hard food particles. Grinded food is transferred into mesenteron through the stomodial valve. इंग्लिश में बता दिया मैंने ये पॉइंट बेटा, जो अभी आपको हिंदी में बताए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे क्या आपको बताया गया है एक एक बात। अब बेटा आगे का पॉइंट देखेंगे। जो कॉकरोच के अंदर क्या होता है बेटा, जो पाचित भोजन जो पच जाता है उसका वितरण जो होता है, पाचित भोजन का वितरण किसके द्वारा होता है? हीमोलोमिक द्रव द्वारा होता है। हीमोसिलोमिक द्रव द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोसिलोमिक द्रव द्वारा होता है। पाचित भोजन का वितरण किसके द्वारा होता है? हीमोसिलोमिक द्रव के द्वारा होता है। इस तरह से पेरिट्रोपिक कला और पचा हुआ भोजन कहाँ आते हैं? अब बेटा पेरिट्रोपिक कला पचा हुआ भोजन आते हैं इलियम में प्रवेश करते हैं, मतलब पश्च आहार नाल में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? पश्च आहार नाल में प्रवेश करते हैं। और पश्च आहार नाल में जो इलियम में कांटे पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? पेरिट्रोपिक कला को तोड़ते हैं। इलियम में जो कांटे पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? पेरिट्रोपिक कला को तोड़ते हैं। इसलिए अपचयित पदार्थ इलियम में मुक्त होते हैं। तो बेटा जो इलियम में कांटे पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? पेरिट्रोपिक कला को तोड़ देते हैं। इसलिए अपचयित पदार्थ पेरिट्रोपिक कला से निकल कर कहाँ आ जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं इलियम में। इस तरह से बात समझ में आई होगी आपको। इसी तरह से H2O का अधिकांश अवशोषण मलाशय पेपिली द्वारा होता है। H2O का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? मलाशय पेपिली द्वारा होता है, जो मलाशय पेपिली पाई जाती हैं। इस तरह से बेटा हमने डाइजेशन की फिजियोलॉजी मतलब पाचन की कार्यकी आपको बता दी कॉकरोच में कैसे होती है। डायग्राम तो हमने कल आपको बताया था, इसकी एनाटॉमी भी कल आपको बताई गई थी। आज इसकी क्या बताई है? अभी आपको यहाँ पर फिजियोलॉजी बता दी गई, कार्यकी आपको इसकी बता दी गई है। तो ये आपको समझ में आई होगी क्या आपको बताया गया है। अब बेटा आगे टॉपिक हम आपको बताते हैं, वो क्या है? अगला टॉपिक है बेटा रेस्पिरेशन, श्वसन आपको बताया जाएगा यहाँ पे। श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है।
कॉकरोच में श्वसन अंग, श्वसन नलिकाएं अथवा ट्रैकियल तंत्र होते हैं। कॉकरोच में श्वसन अंग क्या होते हैं? ट्रैकियल तंत्र, श्वसन नलिकाएं अथवा ट्रैकियल तंत्र होते हैं। कॉकरोच में श्वसन अंग क्या होते हैं? तो श्वसन अंग जो होते हैं कॉकरोच में वो श्वसन नलिकाएं होती हैं अथवा ट्रैकियल तंत्र पाया जाता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। शरीर में श्वसन नलिकाओं का जाल फैला होता है कॉकरोच के। जैसे हमारी बॉडी में बेटा लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होती है, श्वास नली होती है, फेफड़े होते हैं, उसी तरह से कॉकरोच की बॉडी में भी श्वसन तंत्र पाया जाता है। और कॉकरोच की बॉडी में जो श्वसन तंत्र पाया जाता है उसमें क्या होते हैं? श्वसन नलिकाएं होती हैं, मतलब रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है कॉकरोच में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं कॉकरोच में? रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं और ट्रैकियल सिस्टम। इस तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। और शरीर में रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क पाया जाता है। नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स इज अकर इन बॉडी। कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क पाया जाता है, जाल पाया जाता है। नेटवर्क ओपन आउट साइड द बॉडी बाई द स्पाइरिकल्स। नेटवर्क जो होता है वो किसके द्वारा ओपन होता है? स्पाइरिकल के द्वारा ओपन होता है बाहर की तरफ। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स बॉडी में मिलती हैं, उनका नेटवर्क कहाँ ओपन होता है? बाहर की साइड ओपन होता है स्पाइरिकल में, जो आपको समझ में आया होगा। किसके द्वारा ओपन होता है? स्पाइरिकल के द्वारा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको पॉइंट बताया गया है। जाल शरीर के बाहर किसके द्वारा खुलता है? स्पाइरिकल्स के द्वारा खुलता है। ये बेटा हमने आपको डायग्राम बना के बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉकरोच में। फिल्ड विद फ्लूइड इन रेस्टिंग कॉकरोच। ये डायग्राम ए क्या है? फिल्ड विद फ्लूइड, द्रव से भरा हुआ। रेस्टिंग कॉकरोच में द्रव जब भरा होता है तब ये डायग्राम बनाया गया है। फिल्ड विद एयर, एयर जब भरी होती है इन एक्टिव कॉकरोच में तब ये डायग्राम बनाया गया है। एयर जब भरी होगी एक्टिव कॉकरोच में तब ये डायग्राम है। और फील्ड विद फ्लूइड जब भरा होगा रेस्टिंग कॉकरोच में तब ये डायग्राम है। रेस्टिंग कॉकरोच में जब फ्लूइड भरा होता है तब ये डायग्राम बना हुआ है। रेस्टिंग कॉकरोच में जब फ्लूइड भरा होगा उस समय का डायग्राम है। और जब फील्ड विद एयर इन एक्टिव कॉकरोच में जब एयर भरी होगी तब ये है। तो बेटा ये ऐसे इसके स्ट्रक्चर में देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एपिथेलियम होती है, ये एपिथेलियम है, और ये इसके अंदर ट्रैकिया होती है। इसकी ट्रैकिया, जैसे हमारी बॉडी में ट्रैकिया होती है, सांस नली होती है, वैसे कॉकरोच में भी ट्रैकिया होती है। ये इसकी ट्रैकिया के ऊपर क्यूटिकुलर रिंग्स पाई जाती हैं। क्यूटिकुलर रिंग्स हैं ये, ट्रैकिया के ऊपर क्यूटिकुलर रिंग्स पाई जाती हैं। ट्रैकियल एंड सेल्स, ट्रैकिया की किनारे वाली कोशिकाएँ ये होती हैं। ट्रैकिया श्वास नली कहते हैं, क्यूटिकुलर रिंग क्यूटिकुलर की घेरे कहलाते हैं, और ट्रैकियल एंड सेल मतलब ट्रैकियल के किनारे वाली कोशिकाएँ ये होती हैं। मसल्स ये पाई जाती हैं। ट्रैक्यूल्स कंटेनिंग एयर, ये ट्रैक्यूल्स हैं जो जिनमें एयर भरी हुई है, इनमें एयर भरी हुई है। तो इस तरह से डायग्राम में आपको बताया गया है बेटा। फिल्ड विद फ्लूइड इन रेस्टिंग कॉकरोच, मतलब फ्लूइड भरा हुआ रेस्टिंग कॉकरोच में दिखाया गया है इस डायग्राम में। और इसमें क्या दिखाया गया? एयर भरी हुई दिखाई गई है एक्टिव कॉकरोच में। डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है। मैंने भी आपको जैसा कि बताया कि कॉकरोच में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स तो पाई जाती हैं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स के अलावा क्या पाया? ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। ट्रैकियल सिस्टम ये है, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। और जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कहाँ खुलती हैं? बाहर की तरफ स्पाइरिकल के द्वारा खुलती हैं। और बेटा इस तरह से आपको ये बताया गया है। और जाल, और जो कॉकरोच के अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क जाल बना लेता है। ट्यूबुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्यूबुलर सिस्टम क्या करता है? जाल बनाता है। और जाल शरीर के बाहर किसके द्वारा खुलते हैं? स्पाइरिकल के द्वारा खुलते हैं। 10 जोड़े स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। 2 जोड़े कॉकरोच में कहाँ होते हैं? थोरैक्स रीजन पर स्पाइरिकल्स पाई जाती है, और 8 जोड़े उदर रीजन पर स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं कॉकरोच में। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है। स्पाइरिकल्स बेटा पहले स्ट्रक्चर बताई थी, प्लूरॉन्स पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? प्लूरॉन्स पर पाए जाते हैं स्पाइरिकल्स, शरीर के पासो साइड पर। शरीर के पास साइड पर जो प्लूरॉन्स होती है वहाँ पर पाए जाते हैं स्पाइरिकल्स। प्रत्येक स्पाइरिकल एक वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक स्पाइरिकल, जब बेटा बताया था जब ट्यूब्यूल्स स्पाइरिकल के द्वारा बाहर खुलती है तो स्पाइरिकल को वाल्व के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और सीलिया जैसे खड़े हुए बाल आने वाली हवा के लिए धारण करता है। और सीलिया जैसे खड़े हुए बाल आने वाली हवा के लिए धारण करता है कौन? स्पाइरिकल्स। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे ध्यान से सुन लें। वाल्व जो होते हैं वो वक्ष के एक जोड़ी स्पाइरिकल और उदर दोनों में अनुपस्थित होते हैं। वाल्व वक्ष के एक जोड़ी स्पाइरिकल जो होते हैं उनमें अनुपस्थित होते हैं, और उदर के एक जोड़ी स्पाइरिकल होते हैं उनमें अनुपस्थित होते हैं कौन? वाल्व। इसलिए वे हमेशा खुलते हैं, वहाँ पर हमेशा आसानी से खुले रहते हैं। वक्ष के एक जोड़ी स्पाइरिकल और उदर के एक जोड़ी स्पाइरिकल में वाल्व पाए ही नहीं जाते। बाकी सारे स्पाइरिकल में वाल्व के द्वारा नियंत्रित होते हैं। केवल उदर के और वक्ष के स्पाइरिकल वाल्व के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, इसलिए वे हमेशा खुले रहते हैं।
इस तरह से क्लियर हो गया होगा बेटा। आपको क्या बताया गया है, प्रत्येक स्पाइरिकल एक बड़े कक्ष में खुलता है जिसे एट्रियम अथवा ट्रैकियल कक्ष कहते हैं। इसमें खुलेगा स्पाइरिकल, एट्रियम में ट्रैकियल कक्ष कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ रही होगी कि आपको बताया गया है प्रत्येक स्पाइरिकल एक बड़े कक्ष में खुलता है और एट्रियम अथवा ट्रैकियल कक्ष कहलाता है। श्वास नली कक्ष कई ट्रैकियल ट्रंक से जुड़े होते हैं। श्वास नली कक्ष जो होते हैं वे कई ट्रैकियल तंत्र से जुड़े होते हैं। ऐसे कई ट्रैकियल तंत्र पाए जाते हैं, उनसे जुड़े होते हैं श्वास नली कक्ष। ये श्वास नली कक्ष यहाँ पे एंट्री होगी तो ये कई ट्रैकियल सिस्टम से जुड़े होते हैं। श्वास नली कक्ष मतलब ट्रैकियल चैम्बर। आप समझ गए होंगे स्पाइरिकल कहाँ खुलते हैं, ट्रैकियल चैम्बर में खुलते हैं। और प्रत्येक ट्रैकियल चैम्बर कई ट्रैकियल सिस्टम से जुड़ा होता है। ये आपकी बात समझ में आ रही होगी कि आपको बताई गई है। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा क्या आपको बताया गया है। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ट्रैकिया की अंतिम शाखा, ट्रैकिया की जो अंतिम शाखा होती है ट्रैकियल कोशिका ट्रैक्यूल्स कहलाती है। ट्रैकिया की अंतिम शाखा जो होती है ट्रैक्यूल्स होती हैं। ये होती हैं ट्रैक्यूल्स, ये होती हैं ट्रैक्यूल्स, ये ट्रैक्यूल्स कहलाती हैं। ट्रैकिया की अंतिम शाखा क्या कहलाएगी बेटा, ट्रैक्यूल्स कहलाएगी। जैसे आपने देखा होगा लंग्स में सबसे पहले शुरुआत में ट्रैकिया के द्वारा एयर जाती है हमारी बॉडी में, फिर ब्रोंकस में डिवाइड होती है, ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल में डिवाइड होती है। ऐसे ही ट्रैकिया में क्या होता है, ट्रैकिया की लास्ट की शाखा क्या कहलाएगी, ट्रैक्यूल्स कहलाती है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप ट्रैक्यूल्स क्या होती हैं। तो इस तरह से आपको बताया गया। ट्रैकियल कोशिकाएँ क्या होती हैं बेटा, ट्रैकियल कोशिकाएँ ट्रैकियल किनारे वाली कोशिकाओं के कोशिकीय प्रवर्धकों के रूप में विकसित होती हैं। ट्रैकियल कोशिकाएँ जो होती हैं वो ट्रैकियल कोशिकाओं के किनारे वाले प्रवर्धकों के रूप में विकसित होती हैं। ट्रैकियल कोशिकाएँ ट्रैकिया की कोशिकाएँ होती हैं, वो किसके रूप में विकसित होती हैं, ट्रैकियल कोशिकाएँ ट्रैकियल किनारे वाली कोशिकाओं के कोशिकीय प्रवर्धकों के रूप में विकसित होती हैं। ट्रैकियल कोशिकाएँ ट्रैकियल सेल्स के एंड सेल्स के किनारे वाली कोशिकाओं के प्रवर्धकों के रूप में विकसित होती हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है। आगे देखें, ये प्रवर्ध शरीर के ऊतकों में गहराई में डूबे होते हैं। ये जो प्रवर्ध होते हैं वो शरीर के ऊतकों में गहराई में डूबे होते हैं। इस तरह से आपको शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रत्यक्ष रूप में प्रवर्ध से संपर्क में रहती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से ये प्रवर्ध जो होते हैं इनसे संपर्क में रहती है शरीर की प्रत्येक कोशिका। कॉकरोच की बॉडी की प्रत्येक कोशिका रक्त शोषण से संबंधित नहीं होता है। कॉकरोच में रतन जैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो शोषण से संबंधित होता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है और CO2 कैरी करता है, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता है। कॉकरोच का ब्लड कलरलेस होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉकरोच के ब्लड में कोई कलर नहीं होता है। श्वसन वर्धक अनुपस्थित होते हैं कॉकरोच के ब्लड में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट इन ब्लड ऑफ कॉकरोच। गैसों का आदान प्रदान ट्रैक्यूल्स द्वारा विसरण द्वारा होता है। ट्रैक्यूल्स के द्वारा विसरण के द्वारा होता है कॉकरोच में गैसों का आदान प्रदान। ट्रैक्यूल्स जो होती हैं उनके द्वारा विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है कॉकरोच में गैसों का आदान प्रदान। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपको बताया गया कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या आपको बताया गया है। अब आगे ये इस तरह से मैंने कॉकरोच के अंदर बेटा हमने आपको बता दिया कौन सा सिस्टम कॉकरोच के अंदर हम आपको बता चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बातें बता दी गई हैं कॉकरोच में। अब इसके अंदर बेटा ब्रीथिंग जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है कॉकरोच में। कई टर्गोस्टर्नल पेशियाँ सभी उदर खंडों के स्टर्नाइट और टर्गाइट के बीच में फैली होती हैं। कई टर्गोस्टर्नल मसल्स जो होती हैं बेटा सांस लेने की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मानव में ब्रीथिंग की मैकेनिज्म होती है, कैसे होती है हमारी बॉडी में, वो आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन में। उसी तरह से कॉकरोच में भी सांस लेने की प्रक्रिया या ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होती है वो बताई जा रही है अब यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हम आपको बता ही चुके हैं कॉकरोच का, एनाटॉमी पूरी डिस्कस कर दी है। अब ऐसे फंक्शनल पार्ट पे जाएंगे, कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेशन कैसे होता है वो आपको बताया जा रहा है। तो बेटा कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कॉकरोच की बॉडी में क्या होता है, कई टर्गोस्टर्नल पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ, टर्गोस्टर्नल पेशियाँ सभी उदर खंडों के स्टर्नाइट और टर्गाइट के बीच में पाई जाती हैं। कॉकरोच में टर्गोस्टर्नल पेशियाँ हमारी बॉडी में स्टमक होता है, स्टमक में मसल्स होती हैं, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी में जो स्टमक होता है या उदर होता है उस उदर के ऊपर टर्गोस्टर्नल पेशियाँ कॉकरोच की बॉडी में उदर खंडों के स्टर्नाइट और टर्गाइट के बीच में फैली होती हैं। उदर खंडों के कौन से पार्ट के बीच में, स्टर्नाइट और टर्गाइट के बीच में फैली होती हैं। स्टर्नाइट और टर्गाइट के बीच में फैली होती हैं टर्गोस्टर्नल पेशियाँ कॉकरोच के उदर में।
समझ गए होंगे आप क्या बताया गया। कॉकरोच के कई टर्गोस्टेनल पेशियाँ जो होती हैं वो बेटा सभी उदरखंडों की, कॉकरोच के अंदर उदरखंडों के सभी उदरखंडों की टर्गाइड और स्टेरनाइड के बीच में फैली होती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। जब उदर वातावरणीय हवा को लेकर फैलता है, जब उदर वातावरणीय हवा को लेता है, जब उदर वातावरणीय हवा को लेता है और ट्रैकियल तंत्र में स्पाइरेकल के द्वारा भरता है, वातावरणीय हवा को लेता है तो कॉकरोच वातावरणीय हवा को लेकर फैलता है। कॉकरोच के अंदर जो उदर होता है वो वातावरणीय हवा को लेकर फैलता है, उदर कॉकरोच में सांस लेने की प्रक्रिया के समय, और ट्रैकियल तंत्र में स्पाइरेकल के द्वारा भरता है। इसमें भरता है ट्रैकियल तंत्र में स्पाइरेकल के द्वारा भरता है। यह अंतःश्वसन कहलाता है, इसे इंस्पायरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन। तो बेटा इंग्लिश में सुन लें मैंने जो पॉइंट अभी आपको बताए हैं ब्रीथिंग प्रोसेस से जुड़े हुए। सेवरल टर्गोस्टेर्नल मसल्स एक्सटेंड बिटवीन द टर्गाइट एंड स्टर्नाइट ऑफ ऑल एब्डोमिनल सेगमेंट। अगला पॉइंट बताया, व्हेन द एब्डोमिन एक्सपेंड्स एटमॉस्फेरिक एयर गेट्स फिल्ड in the tracheal system through spiracles, this is inspiration। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, आपको बताया गया है इंग्लिश में बेटा। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद ये तो हमने बता दिया इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन समझ गए होंगे क्या होता है। उधर जब सबसे पहले हवा को लेकर क्या होता है, फैलता है। तो उधर जब हवा को लेकर फैलता है कॉकरोच का, तो उसके बाद क्या होगा कि जो कॉकरोच का उधर हवा को ले लेगा, उसके बाद ट्रैकियल कक्ष में स्पाइरेकल के द्वारा भरेगा। ट्रैकियल तंत्र में स्पाइरेकल के द्वारा भरता है, ट्रैकियल तंत्र में स्पाइरेकल के द्वारा भरता है। यह अंतःश्वसन कहलाता है। यह क्या कहलाएगा बेटा, अंतःश्वसन कहलाएगा। इट इज ए इंस्पायरेशन, यह इंस्पायरेशन है, जो आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। दूसरा है, जब उधर सिकुड़ता है, जब कॉकरोच का उधर एब्डोमिनल पार्ट सिकुड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब क्या होता है, हवा बाहर आती है और यह एक्सपायरेशन है। कॉकरोच का जब उधर सिकुड़ता है तब हवा बाहर आती है, ये क्या है, एक्सपायरेशन है। बहिर्श्वसन स्पाइरेकल के पहले उदर के पहले जोड़े स्पाइरेकल्स के द्वारा। बहिर्श्वसन जो होता है वो कैसे होता है बेटा, वक्ष के और उदर के पहले जोड़े स्पाइरेकल्स के। बहिर्श्वसन स्पाइरेकल के पहले जोड़े के द्वारा होता है, स्पाइरेकल के पहले जोड़े के द्वारा होता है। बहिर्श्वसन किसके द्वारा होता है, स्पाइरेकल के पहले जोड़े के द्वारा होता है। वो स्पाइरेकल का पहला जोड़ा वक्ष में हो सकता है, उदर में भी हो सकता है। उसके द्वारा क्या होता है, बहिर्श्वसन होता है। तो आप समझ गए बहिर्श्वसन क्या है कॉकरोच में। एक्सपायरेशन आपको बता ही दिया गया है, और एक्सपायरेशन आपको बता दिया गया, इंस्पायरेशन पहले आपको बता ही दिया गया है। मतलब बहिर्श्वसन अंतःश्वसन दोनों आपको बता दिए गए हैं। कॉकरोच में जो बहिर्श्वसन होता है वो क्या होता है, जो कॉकरोच में उधर सिकुड़ता है तब हवा बाहर आती है, इसे एक्सपायरेशन कहते हैं या बहिर्श्वसन कहते हैं। इस समय क्या होता है, बहिर्श्वसन जो होता है वो स्पाइरेकल के पहले जोड़े के द्वारा होता है, वक्ष के पहले जोड़े और उदर के पहले जोड़े, इनके द्वारा बहिर्श्वसन होता है, एक्सपायरेशन होता है। इस तरह से आपको समझ में आया हो क्या बताया गया है। स्पाइरेकल वाल्व अंदर और बाहर हवा के रास्ते को और उदर को नियंत्रित करते हैं। स्पाइरेकल वाल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर और बाहर हवा के रास्ते को नियंत्रित करते हैं, उदर को नियंत्रित करते हैं। कौन, स्पाइरेकल वाल्व। आप समझ गए होंगे स्पाइरेकल वाल्व क्या करते हैं। स्पाइरेकल वाल्व जो पाए जाते हैं बेटा, आपको पहले ही बताया था, स्पाइरेकल वाल्व कहाँ होते हैं, जब बताया आपको जब रेस्पिरेटरी ट्यूबुल्स नेटवर्क बनाती हैं तो कहाँ खुलती हैं, स्पाइरेकल में खुलती हैं। वो आपको बताया था एक वाल्व के द्वारा। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है। सांस लेने की प्रक्रिया में कॉकरोच में सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो आप समझ गए होंगे कॉकरोच में क्या बताई गई है। तो ये आपको इस तरह से समझ में आया होगा। जो फिल्ड विद फ्लूइड इन रेस्टिंग कॉकरोच में ये दिखाया गया डायग्राम समझ गए। एपिथेलियम है, ट्रैकियल सिस्टम है जिसके द्वारा एयर जा रही है इसकी बॉडी में, ये क्यूटिकुलर रिंग है, ट्रैकियल एंड सेल्स हैं, ट्रैकियल एंड सेल्स, और ये ट्रैक्यूल्स के द्वारा ही कॉकरोच में क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। जैसे एल्वियोलाई होती हैं हमारी बॉडी में लंग्स में, वैसे ही ट्रैक्यूल्स होती हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैसेस का आदान प्रदान करती हैं कॉकरोच के अंदर। ट्रैकियल कंटेनिंग एयर है इसमें, और ये क्या होती हैं, ट्रैकिया की कैपिलरी की लास्ट सेल्स होती हैं जो ट्रैकियल एंड सेल्स कहलाती हैं। ट्रैकियल की किनारे वाली कोशिकाएँ कहलाती हैं। किनारे वाली कोशिकाएँ आपको समझ में, ये पेशियाँ पाई जाती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा डायग्राम आपको क्या बताया गया है। इस तरह से एक एक बात क्लियर हो गई होगी आपके लिए। अब बेटा आगे देखते हैं।
अब बेटा होमवर्क आपको बता देते हैं, ये आपको समझा दिया गया है सारा कुछ। होमवर्क HW हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बताया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन 1, कॉकरोच है पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉइंट क्लियर होगा। कॉकरोच इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, नन ऑफ द अबव। कौन सा इसमें सही है ये आपको पिकअप करना है। दूसरा देखेंगे, पेरिट्रॉफिक कला बनती है पहला मीजेंट्रॉन द्वारा, अग्र आहार नाल द्वारा, पश्च आहार नाल द्वारा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। पेरिट्रॉफिक membrane is formed in by mesenteron, by foregut, by hindgut, none of the above। पेरिट्रॉफिक कला बनती है मीजेंट्रॉन द्वारा, अग्र आहार नाल द्वारा, पश्च आहार नाल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखें, पाचक रस स्रावित होता है पहला हेपेटिक सीका में, दूसरा मुंह में, तीसरा ग्रासनली में, चौथा उदर में। देखें, गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड इन हेपेटिक सीका, इन माउथ, इन इसोफेगस, इन एब्डोमिन। पाचक रस स्रावित होता है हेपेटिक सीका में, मुंह में, ग्रासनली में, उदर में। कौन सा सही है आपको आंसर पिकअप करना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, जल का अवशोषण होता है पहला ग्रासनली द्वारा, उदर द्वारा, मलाशय पेपली द्वारा, इलियम द्वारा। क्लियर हो गया होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इज अकर इन बाई इसोफेगस, बाई एब्डोमिन, बाई रेक्टम, पेपिली, बाई इलियम। विच वन इज करेक्ट। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का अवशोषण होता है ग्रासनली द्वारा, उदर द्वारा, मलाशय पेपली द्वारा, इलियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कांटे युक्त क्यूटिकल पाई जाती है
कांटे युक्त फैला इलियम में, दूसरा कोलून में, तीसरा रेक्टम में, चौथा उदर में। देखें, स्पाइनी क्यूटिकल इज अकर इन इलियम, इन कोलोन, इन रेक्टम, इन एब्डोमेन। कांटे युक्त क्यूटिकल पाई जाती है इलियम में, कोलोन में, रेक्टम में, उदर में। कौन सा इनमें सही है आपको पिकअप करना है बेटा। इस तरह से आपको बता दिया गया, इससे आगे की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।